बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के एमसीक्यूज़ के ऊपर है। देखिए आपके सामने है एमसीक्यूज़ नंबर 1। अच्छा, होप सो कि चूँकि आप आजकल ज़ाहिर है आपके पेपर तो बिल्कुल सर पे है, तो आपने ये सब रिवाइज़ किया होगा और अपने जितने भी आपको पता है जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जितने भी आपके पास टेस्ट हैं चेक करने के लिए, उसको आपने होप सो कि वो सारे टेस्ट जो हैं वो रिवाइज़ कर लिए होंगे। तो अगर आपको वो अच्छी तरह से आते हैं फिर आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना जो है वो मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप ये देखें मेरी वीडियो, तो उससे पहले आप कोशिश करें कि आप सबसे पहले जाके सारे टेस्ट रिवाइज़ करें, उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए जी सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस डस नॉट हैज़, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको खुद ही सीक्वेंस की डेफिनेशन ही बता देती हूँ कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ये कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं और उनके दरमियान आप देख रहे हैं कि कॉमास हैं। हाँ, मतलब एडिशन का साइन नहीं है या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, बल्कि कुछ टर्म्स जैसे आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है, 2 है, 3 है। लेकिन शर्त यह है कि कुछ ख़ास तरतीब से लिखे हों, मतलब हर अगले पिछला जो नंबर है या टर्म है वो अगले नंबर के साथ कोई ना कोई उसका रिलेशन हो। तो इस तरह की जो कलेक्शन होता है आपके पास नंबर्स का, दैट इज़ कॉल्ड द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस और फिर सीरीज़, यही सीक्वेंस जो है आपके पास सीरीज़ बन जाती है अगर आपके पास आप इसी सीक्वेंस की टर्म्स में अगर आप एडिशन का साइन डाल दें, ठीक है, ऐड कर दें इन टर्म्स को, तो ये आपके पास सीरीज़ बन जाएगी। और सीरीज़ जो है फिर आपको कुछ सीरीज़ ऐसी भी नज़र आती हैं जिसमें कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान सिर्फ एडिशन का साइन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन का भी नज़र आता है। तो फिर इस तरह की बहुत सी वो आपके पास फिर वो ज़ाहिर टाइप्स हैं कि जैसे कुछ टर्म्स में कुछ टर्म्स नेगेटिव होती हैं, कुछ टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, वो एक बात की बात है। लेकिन जो जर्नल डेफिनेशन है कि सीक्वेंस जो है वो कुछ नंबर्स का कलेक्शन है जिनके बीच में कॉमास हो और एक नंबर से अगला नंबर या अगली टर्म जो है वो ख़ास ताल्लुक़ रखती हो। जैसे इस वक्त 1 और 2, 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है, तो ये ख़ास रिलेशन जो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान या नंबर्स के दरमियान है वो ये है कि अगर मैं पिछली टर्म में एक नंबर ऐड कर लूँ तो मेरा अगला नंबर बन जाएगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सीक्वेंस इस तरह से लिखा हुआ है जैसे कि 2, 4, 6, तो ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो है वो 2 2 का गैप है, या आप इसको दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं कि ये सारे इवन नंबर्स का कलेक्शन है। तो एक जो रिलेशन होता है आपके पास वो एक फ़िक्स्ड रिलेशन होता है, जिस रिलेशन की बिना पर आपको ये भी बताया, आप ये भी चेक कर सकते हो कि अगर 3 टर्म्स की सीक्वेंस की दी हैं या सीरीज़ की दी हैं तो उससे अगली टर्म्स जो है वो उसी फिर रिलेशन को कंटिन्यू करते हुए उसी जो आपस का जो कंसेक्टिव टर्म्स का रिलेशन है उसी को समझते हुए आप फिर अगली टर्म्स भी बना सकते हैं। ये जो होगी सीक्वेंस और सीरीज़। सीक्वेंस को नॉर्मली अगर आप रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ द टर्म्स। अब इसकी टर्म्स जो हैं वो A1, A2, A3 एंड सो ऑन, उसको जनरली जो है उसकी nth टर्म को इस तरह से ब्रैकेट में डाल के तो रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर बात करें तो सीरीज़ की, तो इसी तरह से आप समीशन डाल दें, क्योंकि इन्हीं टर्म्स के दरमियान जब सम हो जाती हैं ये सारी टर्म्स तो आपकी सीरीज़ बन जाती है। तो आप इन्हीं टर्म्स को जब आप सम कर लेते हैं, यानी कि समीशन आपका होता है 1 से लेकर फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी तक, अगर आपका फाइनाइट समीशन है, n टर्म्स का सम है या m टर्म्स का सम है, तो आप यहाँ m लिखेंगे, ये फाइनाइट समीशन होगा, फाइनाइट सीरीज़ होगी। और फिर अगर आपके पास इन्फिनिट सीरीज़ है तो फिर आपके पास ये जो टर्म्स हैं ये फिर इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो ये इन्फिनिट सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, ये फाइनाइट सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन है और ये सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन है। सो सीक्वेंस जो है वो क्या है, अब सीक्वेंस की नॉर्मली जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो nth टर्म से हम लिख देते हैं, nth टर्म रिप्रेजेंट यहाँ कर देंगे, तो इसी को अगर आप ब्रैकेट में लिख दें तो ये आपके पास सीक्वेंस बन जाता है। तो जितनी भी डीलिंग होती है, जैसे कि अगर आप मैथमेटिकल मेथड का चुके हैं, ये 8th चैप्टर है, तो अगर आप इसको देखें तो इसमें पहले जो इसकी एक्सरसाइज है उसमें सीक्वेंस के ऊपर है। तो सीक्वेंस के जैसे भी आपने चेक करना है कि सीक्वेंस आपका कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है,
तो उसको हम इसकी nth टर्म के साथ ही चेक करते हैं। जितने भी चेकिंग के तरीके हैं उसकी nth टर्म के ऊपर आप लिमिट लगाते हैं। लिमिट n इज़ अप्रोचिंग टू, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये nth टर्म है, आप इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और जो आपकी लिमिट nth टर्म के ऊपर लिमिट लगाने से जो आंसर आएगा वो आंसर हम चेक करेंगे। अगर तो वो आंसर जो है कोई प्रॉपर नंबर आता है, फॉर एग्जांपल C, तो फिर हम ये कहते हैं, और एग्जिस्टिंग नंबर आता है, एग्जिस्ट करता है नंबर, तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। और अगर हमारे इस सीक्वेंस का आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाता है, तो फिर हम ये कहते हैं, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। तो फिर इस तरह से, यानी कि ये जो nth टर्म होती है आपके सीक्वेंस की, ये सीक्वेंस में भी और फिर इसी तरह से रिस्पेक्टिवली सीरीज़ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेटिस्फाई करती है। इसी के ऊपर जितने भी चेकिंग के तरीके हैं कि आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, आप सारे काम जो हैं वो इसी nth टर्म के ऊपर करते हैं। अब आपके पास इसके अलावा थोड़ा सा बाउंडेड सीक्वेंस भी बता दूं, क्योंकि सब डेफिनेशंस जो हैं वो बीच में यूज़ होनी है। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? एक सीक्वेंस की अगर सारी टर्म्स किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी हों, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीक्वेंस है A1 A2 एंड सो ऑन, इसकी तमाम टर्म्स जो हैं AN लेज़र हैं अगर किसी रियल नंबर से, फॉर एग्जांपल m आपके पास एक रियल नंबर है और इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स इस ख़ास रियल नंबर से लेस देन इक्वल है। लेस देन इक्वल का साइन भी आप कर सकते हैं, लेस देन इक्वल ही आपको नॉर्मली नज़र आता है। और m यहाँ पे बता दूँ, m जो है वो कोई भी रियल नंबर है, और यहाँ पे आप लिख लें फॉर ऑल n। फॉर ऑल n का मतलब है यानी कि तमाम टर्म्स इस सीक्वेंस की अगर किसी नंबर से छोटी है, किसी रियल नंबर से लेस देन इक्वल है, तो इस तरह का सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड अबव कहलाता है, ठीक है। और ये नंबर जो है यानी कि ये नंबर फिर उस वक्त अपर बाउंड कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपके सीक्वेंस की तमाम टर्म्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल हों किसी ख़ास नंबर से, तो इस तरह से ये तमाम टर्म्स जो हैं अगर ग्रेटर देन इक्वल हैं किसी ख़ास रियल नंबर से, तो वो फिर इस केस में आपका सीक्वेंस अगेन बाउंडेड होगा और जो है वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा। जो बाउंडेड बिलो का एक सेट का, सेट्स के अंदर जैसे आप कैलकुलस में पढ़ते हैं, सेट्स के अंदर जो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव का कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबव। तो हम यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन नज़र आती है नॉर्मली वो बाउंडेड अपर बाउंड की नज़र आती है। इसी तरह से लोअर बाउंड को भी हम कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो लोअर बाउंड बाउंडेड बिलो है, और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड या कोई भी सेट बाउंडेड ओवरऑल कहलाता है, अगर वो बाउंडेड अबव भी हो बाउंडेड बिलो, सेम वही कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे भी हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अलावा एक और इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी देख लेते हैं, और नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी देख लेते हैं इससे पहले। तो ये सीक्वेंसेस देखें, अब आपका ये सीक्वेंस अगर मैं आपके सामने लिखूँ 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये इंक्रीज़ कर रहा है, हर टर्म पिछली टर्म से इंक्रीज्ड है। ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन इक्वल हो फॉर ऑल n। मतलब ये सीन भी हो सकता है कि कुछ टर्म्स में 1 1 2 भी हो सकता है, लेकिन हर अगली आने वाली टर्म या तो पिछली टर्म के इक्वल हो या फिर उससे ग्रेटर हो, लेसर ना हो। तो इस तरह का सीक्वेंस साफ नज़र आ रहा है कि ये आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इसी तरह से अगर आप इस तरह से बात करते हैं, 0 है, -1 है, -2 है, अब ये सीक्वेंस जो है ये आपका साफ नज़र आ रहा है कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें हर आने वाली अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से लेसर देन इक्वल है। और ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होगा जब आपके पास हर अगली आने वाली, जैसे ये सीक्वेंस जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है सिर्फ, क्योंकि इसमें अगली टर्म पिछली टर्म के कुछ टर्म्स अगली टर्म्स पिछली टर्म्स के बराबर भी हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो होता है जिसमें कोई भी अगली टर्म पिछली टर्म के बराबर ना, इसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो ये डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। तो इस तरह के सीक्वेंसेस जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होते हैं, फिर उनको हम ओवरऑल मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ये चारों क्वालिटीज़ जो मैंने आपको बताई, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, ये सब मोनोटोनिक सीक्वेंस की कैटेगरी में आते हैं।
उसके बाद आप देख लेते हैं, पहले यहाँ शुरू करते हैं, जो जो साथ साथ टेस्ट आएगा वो हम करते जाएंगे। नंबर 1 पे है आपका एक सीक्वेंस डज नॉट हैव अ डेफिनेट नंबर। अगर एक सीक्वेंस की लिमिट के तौर पे एज इट्स लिमिट, अगर आप एक सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करते हैं और लिमिट में कोई डेफिनेट नंबर नहीं आता, इट्स मीन अगर डेफिनेट नंबर नहीं आता इट्स मीन कि इनडेफिनेट नंबर आता है। इनडेफिनेट नंबर हमेशा हम इन्फिनिटी को कहते हैं। तो इस तरह की सीरीज़ जो है वो इज सेट टू बी डैश, सॉरी, इस तरह का जो सीक्वेंस है इज सेट टू बी डैश सीक्वेंस। तो ऑब्वियसली आपके सामने इस तरह का जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, जो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा होता है, उसकी एक डेफिनेट लिमिट होती है, यानी कि उसकी जब लिमिट का आंसर एक डेफिनेट नंबर आता है, तो जिसका आंसर एक डेफिनेट नंबर ना आए तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये इनडेफिनेट सीक्वेंस है, यानी कि हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसका फर्स्ट ऑप्शन आप टिक करेंगे। सेकेंड में देखें, अ टेस्ट इन विच अनबाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, दिस इज़ कॉल्ड, ये जो आपके पास है सेकेंड नंबर पे। अच्छा, अभी इसके लिए जो सेकेंड नंबर पे है, अ टेस्ट इन विच अनबाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, ये अब आपको टेस्ट जो टेस्ट है जिसके ज़रिए हम अपने सीक्वेंस को चेक करते हैं कि हमारा सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। अगर आपने वो याद किए हुए हैं तो फिर आपको आसानी होगी। अगर आपको याद हो तो एक हमारा रिज़ल्ट है जो हमें बताता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो हमेशा बाउंडेड होता है। अब जैसे बाउंडेड सीक्वेंस की मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दी है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होता है, मतलब सबसे पहले आपके पास कोई सीक्वेंस है, आप उसको जाके चेक करें, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है, उसकी लिमिट का आंसर जो है वो कोई फाइनाइट नंबर है, तो फिर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। और उसी को फिर जाके कन्वर्जेंट होने के बाद उसको चेक करें तो वो बाउंडेड भी निकलेगा। ये तो कंफर्म है, ये तो रिज़ल्ट है, ये एक थ्योरम का रिज़ल्ट है जो हमेशा हम याद रखते हैं। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा जो है वो बाउंडेड होता है। अच्छा, इसका कन्वर्स याद रखिएगा कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि बाउंडेड सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होता। और इसकी आपको अपने, अगर आप मैथमेटिकल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको इसके कन्वर्स को फेल करने वाली एक आपको एग्जांपल भी मिल जाएगी कि एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो याद रखिएगा कि इसकी सीधी डायरेक्शन ट्रू है, इसकी कन्वर्स डायरेक्शन जो है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होता है, बट बाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक डाइवर्जेंस टेस्ट के नाम से आपके 8.1 से पहले ही है एक डाइवर्जेंस टेस्ट। वो डाइवर्जेंस टेस्ट की दरअसल स्टेटमेंट जो है वो 2 में आपसे पूछी जा रही है। वो डाइवर्जेंस टेस्ट आपको बताता है कि एक अनबाउंडेड सीक्वेंस जो है, एक सीक्वेंस जो कि बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड सीक्वेंस जो है वो हमेशा डाइवर्जेंट होता है। ये जी आपके पास स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट को, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये डाइवर्जेंस टेस्ट कहलाती है, कि यानी कि एक सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड है तो फिर वो किसी सूरत भी फिर कन्वर्जेंट नहीं निकल सकता, फिर वो हमेशा डाइवर्जेंट ही होगा। तो ये जो बात है ये आपको बताती है डाइवर्जेंस टेस्ट। और यही देखिए आप स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अ टेस्ट इन विच अनबाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो वो कौन सा टेस्ट है, उसको हम डाइवर्जेंस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आप इसको टिक करेंगे। पी सीरीज टेस्ट और बेसिक कंपैरिजन, रूट कंपैरिजन, ये तो आपको पता ही है कि जब आएंगे तो इसको मेंशन कर लेंगे। फ़िलहाल ये डाइवर्जेंस टेस्ट की स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए नंबर 3 पे, सम ऑफ 2 कन्वर्जेंट सीरीज़। अच्छा, ये फिर कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपकी वही बात करूँगी फिर 8.1 में कुछ टेस्ट, कुछ रिजल्ट्स भी लिखे हुए कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 2 सीरीज़ हैं जो कि कन्वर्ज कर रही, 2 सीरीज़ हैं जो कन्वर्ज करती हैं, तो आप जब उन सीरीज़ का सम करके एक नई सीरीज़ बनाते हैं तो वो नई सीरीज़ भी आपके पास कन्वर्जेंट सीरीज़ ही होती है, यानी कि वो नई सीरीज़ हो ही नहीं सकता डाइवर्ज कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सीरीज़ है AN और एक सीरीज़ है आपके पास BN, तो इसकी कोई ना कोई डेफिनेटली लिमिट होगी और इसकी भी कोई ना कोई आपके पास लिमिट होगी। तो जब आप इन दोनों को सम कर लेंगे तो सम के बाद जो नई सीरीज आएगी उसकी भी डेफिनेट कोई ना कोई लिमिट होगी, जो कि अक्सर कहा जाता है कि अगर इसकी लिमिट nth टर्म की लिमिट A है और इसकी nth टर्म की लिमिट B है, तो फिर इसके सम की nth टर्म की लिमिट जो होगी वो A + B होगी। इस तरह से आपको बताया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर 2 सीरीज़ आपके पास कन्वर्जेंट हैं तो फिर उनका सम भी हमेशा कन्वर्जेंट होता है। ये रिजल्ट्स जो हैं आपको आराम से मिल जाएंगे। आई थिंक आपकी सीरीज़ की एक्सरसाइज से पहले ये सारे रिजल्ट्स हैं।
एक थ्योरम के फॉर्म में ये सब आपको दिया हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करती जाऊँ, ना सिर्फ ये कि सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज़ अगेन अ कन्वर्जेंट सीरीज़, बल्कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज़ अगेन अ कन्वर्जेंट सीरीज़। इन्हीं दो कन्वर्जेंट सीरीज़ को जब आप सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो भी आपकी जो रिज़ल्ट में सीरीज़ आएगी वो सीरीज़ भी आपके पास कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। तो इसका मतलब है कि दो रिजल्ट हमारे यहाँ पे कंपाइल हो गए कि एक सम और एक आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज़। तो अब आप ये देख लें कि फिर नंबर 3 पे सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज़ अगेन कन्वर्जेंट। आप कन्वर्जेंट पे जो है वो टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि हमने अच्छा एक और चीज़ आपको बताती जाऊँ कि अगर आपके पास एक सीरीज़ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्जेंट सीरीज़ है और आप इसको किसी रियल नंबर नॉन ज़ीरो रियल नंबर से, एक सी आपके पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, आप उससे इस सीरीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो टर्म्स बनती हैं वो सी टाइम्स हो जाती हैं। तो आपके पास ये जो नई सीरीज़ बनी है कि सी के ऊपर कंडीशन है इट शुड बी नॉन ज़ीरो, तो ये जो नई सीरीज़ आपके पास बनी है ये नई सीरीज़ भी अगेन कन्वर्जेंट होगी। इससे इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर ये सीरीज़ आपकी एन की जो सीरीज़ है अगर ये ऑलरेडी डाइवर्ज कर रही है तो फिर अगेन आप किसी नॉन ज़ीरो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से जो नई सीरीज़ आपके पास बनती है इस नई सीरीज़ के ऊपर भी इसकी डाइवर्जेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप यहाँ से पता चलता है कि आपकी सीरीज़ ओरिजिनल सीरीज़ जो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है उससे बनने वाले किसी नंबर को आप कोई नॉन ज़ीरो नंबर को अगर आप उस सीरीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे ये जो नई बनने वाली सीरीज़ है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। एक और रिजल्ट बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक सीरीज़ ए एन है, आप इसमें क्योंकि इन्फिनिट सीरीज़ है और अगर आप इस इन्फिनिट सीरीज़ में कोई फ़नाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स ऐड कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, मतलब इसके अंदर कोई 4-5 टर्म्स जो हैं वो अगर आप ऐड करते हैं या फ़नाइट टर्म्स ऐड करते हैं तो इसके अंदर इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर ये ऑलरेडी आपके पास ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो कुछ फ़नाइट टर्म्स इसके अंदर इंसर्ट करने से इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये ऑलरेडी डाइवर्ज कर रही है तो भी फ़नाइट टर्म्स इसके अंदर इंसर्ट कर देने से, इसके अंदर डाल देने से, ऐड कर देने से इस टर्म की डाइवर्जेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ना इसकी डाइवर्जेंस और ना ही इसकी कन्वर्जेंस के रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है अगर आप इसमें कुछ टर्म्स ऐड कर दें और साथ ही साथ अगर आप इसमें से कुछ टर्म्स डिलीट कर दें यानी कि निकाल दें। यानी कि अगर ये इन्फिनिट ज़ाहिर है इन्फिनिट में से अगर आप फ़नाइट निकाल भी देते हैं तो उसकी इन्फिनिट बिहेवियर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब भी इन्फिनिट ही रहेंगी टर्म्स। तो अगर आप कुछ इनफिनाइट टर्म्स इसमें से डिलीट भी कर देते हैं, निकाल भी देते हैं, तो भी इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखें। और साथ ही साथ हाँ अलबत्ता अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो कुछ टर्म्स को ऐड करने से उसका सम जो है या सब्ट्रैक्ट करने से या डिलीट करने से उसमें से कुछ टर्म्स फ़नाइट टर्म्स उसके सम पे फ़र्क पड़ सकता है, सम का आंसर चेंज हो सकता है लेकिन उसकी कन्वर्जेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट है आपके पास ये देखिए नंबर 4 पे अ सीरीज़। ये सीरीज़ मेरे ख्याल से हमें अच्छी तरह इसकी पहचान हो जाती है, इंटर में इसकी पहचान हो जाती है। ये सीरीज़ जो है आपके पास ये सबको पता है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो उसने ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सी सीरीज़ है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 5 पे देखते हैं, अब ये टेस्ट की तरफ आ रहा है। टेस्ट में हमारे पास आते हैं बहुत से टेस्ट हैं। बेसिक कंपैरिजन है, कंपैरिजन टेस्ट में बेसिक कंपैरिजन है और लिमिट कंपैरिजन, ये दो कंपैरिजन के टेस्ट हैं हमारे पास। सबसे पहले वो बात करता है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में अगर आपको याद हो तो आपको दोनों में लिमिट कंपैरिजन और बेसिक कंपैरिजन दोनों में आपको दो सीरीज़ जो है वो आपको दी होती हैं और दोनों सीरीज़ का आपस में बेसिकली कंपैरिजन हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे एक सीरीज़ आपके पास जो है वो ए एन है और दूसरी सीरीज़ जो है वो आपके पास बी एन है और आपको यही कंडीशन आपको याद होगा कि बेसिक कंपैरिजन में यही कंडीशन होती है कि ए एन जो है वो लेस देन है बी एन से, यानी कि
इस सीरीज़ की जितनी भी टर्म्स हैं वो इस सीरीज़ की टर्म्स से लेसर देन इक्वल है। तो आपने फॉर ऑल द टर्म्स हैं, ये तमाम टर्म्स हैं, यानी कि कोई एक टर्म नहीं, तमाम इसकी टर्म्स ए एन्स जो है वो तमाम बी एन से लेस है। तो फिर आपके दो रिज़ल्ट निकलते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से, अगर आपको याद होगा। वो दो रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं कि अगर आपकी ये जो ग्रेटर वाली सीरीज़ है, अगर तो ये कन्वर्ज करती है तो फिर स्मॉलर सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, और अगर आपकी स्मॉलर सीरीज़ डाइवर्ज करती है तो फिर ग्रेटर सीरीज़ भी डाइवर्ज ही करेगी। यानी कि स्मॉलर की डाइवर्जेंस की इन्फॉर्मेशन हो तो फिर ग्रेटर भी डाइवर्ज करेगी, और ग्रेटर की कन्वर्जेंस की इन्फॉर्मेशन हो तो फिर स्मॉलर भी कन्वर्ज करेगी। अब आप ये देखें कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, ये दिया हुआ है, और साथ ही साथ बी एन के बारे में दो ऑप्शंस थे, उनमें से पहला ऑप्शन था कि बी एन अगर कन्वर्ज करिए तो बी एन वाली सीरीज़ जो है आपके पास कन्वर्ज कर रही है, तो फिर हमें पता है कि बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। बस आपने टेस्ट जो हैं वो अच्छी तरह से याद करने हैं, तो फिर ही आप इनको टिक आउट कर सकेंगे। नंबर 6 पे देखिए, अब साथ ही आ जाता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में भी इसी तरह से है, हमारे पास दो सीरीज़ होती हैं, एक ए एन होती है और एक बी एन होती है, और इसमें तीन तरह के रिज़ल्ट्स हैं। ये तीन तरह के रिज़ल्ट्स हैं। आपने क्या करना है कि ए एन सीरीज़ की एन एच टर्म को और बी एन सीरीज़ की एन एच टर्म को आपस में डिवाइड करना है, और लिमिट साथ में लगानी है। फिर रिमेंबर, मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ, लिमिट लगानी है इस तरह से इस फ्रैक्शन के ऊपर। और आंसर तीन तरह के आते हैं। एक में हम कहते हैं कि हमारा आंसर 0 आ सकता है, एक में हम कहते हैं कि हमारा आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ सकता है, और एक में हम कहते हैं कि हमारा आंसर जो है वो नॉन ज़ीरो आ सकता है। और ये कब कब आता है और इसके क्या क्या रिज़ल्ट्स हैं, तो वो फिर आपको तीनों जो है उसको जाकर रिवाइज़ कर लें। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में वो आपसे कहते हैं कि बी एन हैज़ द आंसर इन्फिनिटी। अब देखिए, अगर उसमें था कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपकी बी एन जो है वो डाइवर्ज कर रही है, और व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ए एन, तो फिर ए एन सीरीज़ जो है वो कौन सी डाइवर्ज करेगी। तो अगर आप उसके तीनों ऑप्शंस को जाके देखें तो तीनों ऑप्शंस में आपके पास, ऐसे पहले हमें ये रिज़ल्ट पता होना चाहिए कि आपके पास ए एन ओवर बी एन का आंसर क्या है। लिमिट जब आप लगाते हैं इनकी फ्रैक्शन के ऊपर तो इनका आंसर क्या आता है, उस आंसर के बाद ए एन और बी एन के बिहेवियर्स के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये आंसर तो इस वक्त हमें इन्फॉर्मेशन में नहीं है, तो हम अपने तीन ऑप्शंस, मुझे याद हैं तीन ऑप्शंस को मैं जहन में रखूँगी। उन तीन ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें बी एन जो है वो हमारा डाइवर्ज कर रहा था। तो ये देखें, बी एन हैज़ आंसर इन्फिनिटी। दो ऑप्शंस में बी एन डाइवर्ज कर रहा था, और एक ऑप्शन में बी एन डाइवर्ज कर रहा था, एक ऑप्शन में बी एन कन्वर्ज कर रहा था, और तीसरे ऑप्शन में ये था कि इधर दोनों कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। तो बी एन की जो डाइवर्जेंस वाला केस था वो मेरे पास था कि इस लिमिट का आंसर जो है वो आपके पास अगर इन्फिनिटी आ जाता है, इस तरह से आप इस फ्रैक्शन के ऊपर लिमिट लगाते हैं और लिमिट का आंसर अगर आपके पास इन्फिनिटी आ जाए और साथ ही साथ बी एन डाइवर्ज भी कर रहा हो, तो फिर आपका ए एन भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, और इसमें फिर आप ये देख लें कि और कोई ऑप्शन क्या इसके ऊपर सेट हो रहा है। दूसरा जो ऑप्शन जो है वो, दूसरे दो ऑप्शंस दोनों इसके ऊपर सेट नहीं होते, तो ये तीसरे वाला जो ऑप्शन था यही सेट हो रहा है। तो इसका मतलब है इनकी फ्रैक्शन का आंसर अगर इन्फिनिटी होगा तो ही बी एन जो था वो डाइवर्ज कर रहा है, और फिर बी एन की डाइवर्ज करने के साथ साथ हमारा ए एन भी डाइवर्ज करेगा। अच्छा जी, तो फिर हम किसके ऊपर टिक करेंगे, हम डाइवर्जेंस के ऊपर टिक करेंगे कि ए एन जो है वो भी डाइवर्ज कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास है 7 नंबर पे, इन द कॉशियस इंटीग्रल टेस्ट। अगर आपको इंटीग्रल टेस्ट याद है तो कॉशियस इंटीग्रल टेस्ट वो पूरा उसका नेम था, क्योंकि हम डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस किसी भी सीरीज़ की चेक करने के लिए हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, और इसके साथ साथ रेशो और रूट टेस्ट भी हैं, और साथ में पांचवा टेस्ट जो है हमारे पास इंटीग्रल टेस्ट है। तो ये कॉशियस इंटीग्रल टेस्ट है आपके पास। तो आप ये बताएं कि कोई भी सीरीज़ आपकी जो है वो कन्वर्ज करेगी इफ़ दिस कन्वर्ज और डाइवर्ज। अब इसमें ये था कि हम, अगर आपको याद हो कॉशियस इंटीग्रल टेस्ट में हम क्या करते थे, ये जो हमारा ए एन होता था इसको हम एफ ऑफ ए एन कह देते थे। ठीक है जी, ठीक है।
इस तरह से, यानी कि जो nth टर्म होती थी उसको हम अपना एफ ऑफ एक्स बना लेते थे और फिर उसको रखते थे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन की लिमिट लगाते थे 1 से इन्फिनिटी और फिर इस इंटीग्रेशन का आंसर फाइंड आउट करते थे। और फिर अगर इस इंटीग्रेशन का आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ़नाइट आता है या इन्फिनिट आता है। अगर तो वो फ़नाइट आंसर आ जाता है तो फिर आपका सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, और अगर वो इन्फिनिट आता है तो फिर इसी के करस्पॉन्डिंगली आपका सीक्वेंस सीरीज़ जो है डाइवर्ज करेगी। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे अगर ये कन्वर्ज करना चाहती है तो फिर इसका आंसर भी कन्वर्जेंट ही आना चाहिए। तो फिर आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे, 7 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 8वें नंबर पे सीरीज़। ये सीरीज़ के बारे में बताएं कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, क्योंकि आपके पास जो है वो MCQs टाइप पेपर है और बहुत शॉर्ट टाइम होगा एक MCQs को सॉल्व करने के लिए, इसलिए वो कोई ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं देगा। ऐसे क्वेश्चंस जिसको आप फ़ौरन ही देख के क्लिक कर लें कि ये कौन सी सीरीज़ है और जज कर लें और फिर उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में आप अंदाज़ा लगा लें। अगर आपको याद हो तो आपके पास एक पी सीरीज़ के नाम से सीरीज़ है जिसको आप हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ भी कहते हैं। ये पी टेस्ट भी है, बीच में पी टेस्ट भी आप अप्लाई करते हैं, और वो टेस्ट क्या है, वो पी सीरीज़ क्या है या हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ क्या है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। इस तरह की जो सीरीज़ होती है आपके पास डिनोमिनेटर में n हो और उसकी पावर में p हो और समीशन आपका 1 से इन्फिनिटी तक हो। ठीक है, तो जब आप इस सीरीज़ को खोलते हैं तो आपके पास सीरीज़ बनती है 1 रेज़ पावर p प्लस 1/2 रेज़ पावर p एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ जो है दिस इज़ कॉल्ड द हाइपर हार्मोनिक सीरीज़। इस तरह की सीरीज़ जब भी आपके पास आए तो याद रखिएगा इसमें ये जो इसकी पावर p है, n की पावर p है, इस p के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है या आपकी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है। तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर तो p यानी कि पावर n की जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो तो फिर आपकी ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी, और अगर आपका p जो है इसकी पावर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। तो ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ या p सीरीज़ टेस्ट अगर आपको याद हो तो उसके मुताबिक इसकी चूँकि पावर 1/2 है एंड दैट इज़ लेस देन 1, तो फिर ये सीरीज़ जो है आपकी डाइवर्जेंट सीरीज़ है। नेक्स्ट है जी आपके पास 9 नंबर पे ज्योमेट्रिक सीरीज़। उसने खुद ही कह दिया कि ये सीरीज़ जो है आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आप ये देखें ये सीरीज़ आपके पास डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। अगर आपको याद हो चुकी है ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए आपको याद होगा कि हम दो चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपके पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या आपके पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़, और ये सीरीज़ जो है आपके पास एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए आप इसके आर को चेक करते हैं। अब इसमें क्योंकि इसकी जो जनरल फॉर्म है a+ar+ar², आप ये कॉमन रेशो जो है ये आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू हर टर्म में इसकी पावर बढ़ती जाती है। तो ये जो कॉमन रेशो होती है इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, और अदरवाइज़ आपकी सीरीज़ जो है अगर ये ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो दोनों केसेस में आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करती है। तो इसमें जब आप इसको खोलते हैं तो पहली टर्म आपके पास बनती है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि ए अगर आप 1/2 को मान लें तो आपका जो आर बीच में से निकलता है वो भी 1/2 ही निकलता है। ठीक है जी, सेकंड टर्म को अगर आप ए आर से कंपैरिजन करें तो ए इसमें 1/2 है और आर इसमें आपके पास 1/2 है। ठीक है जी, आपके पास आर की वैल्यू निकल आई 1/2 और 1/2 लेस देन 1 है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें कॉमन रेशो लेस देन 1 निकल आए उसकी वैल्यू तो फिर आपकी ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है, तो फिर आप कन्वर्जन पे टिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके पास द सम ऑफ द सीरीज़। ये सीरीज़ जो है आप इसको बताएं कि इस सीरीज़ का सम क्या आता है। अब सीरीज़ का सम फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आप इसमें क्या करते हैं, जो हमारा तरीक़ेकार होता है हम इसमें सिर्फ n टर्म्स का सम फाइंड करते हैं। पहले n, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ का सम फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता, हम सिर्फ n टर्म्स का सम फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद लिमिट लगा देते हैं n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ये तो आता है n टर्म्स का सम। जब आप n लिमिट लगा देते हैं कि n आपका अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो फिर वो पूरी इन्फिनिट टर्म्स का सम आपके पास आ जाता है। तो ये टेक्निक होती है हमारी। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें n टर्म्स का सम करेंगे। n टर्म्स का सम करने के बाद आप उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, और लिमिट लगाने के बाद जो आंसर आएगा उस सम के ऊपर वो आपका इस पूरी इन्फिनिट सीरीज़ का सम हो जाएगा। तो इसमें देखिए जब आप n टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, सम करते हैं, तो आपका Sn बनता है। Sn आपका क्या बनता है 3/10
प्लस 3/10², और इस तरह से करते करते आप आएंगे nth टर्म पे 3/10⁻n। अब ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर आप इसमें से 3 कॉमन निकाल लें तो आपके पास अंदर बचता है 1/10 प्लस 1/10² एंड सो ऑन 1/10⁻n। ये देखिए आपने 3 कॉमन निकाल लिया, 3 को बाद में डील करेंगे। अगर इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ आप ये देखें तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें a जो है आपके पास 1/10 है और r की वैल्यू भी 1/10 ही है। तो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपके पास n टर्म्स की, अगर आपके पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो तो उसको सम करने का फॉर्मूला आपको सेकेंड ईयर लेवल पे ही, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल पे आपको सिखा दिया जाता है। आपको याद होगा कि इन्फिनिट टर्म्स को कैसे सम करते हैं और फाइनाइट टर्म्स को कैसे सम करते हैं। मैं फार्मूला लिख देती हूँ आपके सामने। जो फाइनाइट टर्म्स को सम करने का फार्मूला होता है वो होता है a इंटू 1 माइनस r⁻n ओवर 1 माइनस r होता है। अब a आप जानते हैं कि आपका 1/10 है, r भी आपका 1/10 है, 1/10 की पावर n हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास 1 माइनस 1/10 है। और ये मत भूलिएगा कि 3 हमने इस सब में से बाहर कॉमन निकाला हुआ था। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर निकलता है, यहाँ से आपके पास आएगा 9/10, ये है 1/10, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और ये 3 जो है उस 9 के साथ कैंसिल होगा तो 1/3 आ जाएगा। और इसके बाद आप इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के बाद मैं आपको बताऊँ, आपके पास आएगा 1 माइनस 1/10 और यहाँ आपके पास है 1/10, डिनोमिनेटर में है आपके पास 9/10 और यहाँ आपके पास 3 है, ये 10 से कैंसिल और 3 जो है वो 9 से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 1/3। तो जब लगेगी लिमिट एस एन के ऊपर भी लिमिट, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और यहाँ पे भी लिमिट लगेगी, तो आप लिमिट अप्लाई होगी 1 माइनस 1/10⁻, ये n के ऊपर। तो n जहाँ है वहाँ लिमिट अप्लाई होगी, इसको बना देगी n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो इसको बना देगी इन्फिनिटी, 1/∞ 0 होता है, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी और यहाँ बचेगा लिमिट का आंसर 1 और फाइनल आंसर आपके पास 1/3 आएगा। सो ये अब आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं और कितनी जल्दी कर लेते हैं। तो आपके पास इस 10 नंबर का जो सम का आंसर है वो आपके पास 1/3 है।